नमस्कार, टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कतर सरकार ने पिछले 1 साल से इन भारतीयों को कैद में रखा हुआ था। भारत सरकार ने कतर की अदालत के फैसले पर गहरा दुख जताया है। भारत ने कहा कि वो इस फैसले को चुनौती देगा। यही नहीं, भारत सरकार ने कहा कि वो हर विकल्प पर विचार कर रही है। कतर का दावा है कि ये भारतीय इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप टीवी6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुधीर सक्सेना जी जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सुधीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी6 पर। और लगातार जिस तरह से चर्चा चल रही है कि 8 पूर्व नौसैनिक जिन्हें की गिरफ्तार भी कर लिया गया, उन पर आरोप भी तय कर दिए गए और फांसी की सजा, आखिर बिना आरोप सिद्ध किए ये फांसी की सजा दी कैसे जा सकती है? देखिए, कतर मध्य पूर्व का एक छोटा इस्लामिक राष्ट्र है और वहाँ शरिया के हिसाब से कानून चलते हैं। वहाँ की अदालत ने यह फैसला दिया है जो कि भारतीय दृष्टिकोण से या मानवीय दृष्टिकोण से नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने ये फांसी की सजा किसी न किसी आधार पर दी होगी, अभियोजन के बाद दी है। उन्होंने जिन 8 पूर्व सैनिकों को मृत्युदंड सुनाया है उसमें कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नाथ पॉल और नाविक रागेश के नाम सामने आए हैं जी। जाहिर है कि इस अप्रत्याशित और अवांछनीय घटना के बाद भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय राजनय और भारतीय डिप्लोमेसी जो है वो कसौटी पर है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के लिए ऐसी परीक्षा की घड़ी है जिसमें उनको अपने कूटनीतिक चातुर्य और अपने संपर्कों और संबंधों का कहीं ना कहीं उपयोग करना होगा। अगर हम गौर करें तो चाहे वो इजरायल और हमास का झगड़ा हो या कतर का ये फैसला हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं अतीत के घटनाक्रम का हाथ है। इजरायल और फलस्तीन के झगड़े को समझने के लिए हमें 1948 को माइलस्टोन मानना पड़ेगा और उसके पूर्व और उसके बाद के घटनाक्रम को याद रखना पड़ेगा। लेकिन कतर के इस फैसले के साथ जो एक बात जुड़ी हुई है वो ये है कि कतर अकेला राष्ट्र था और पहला राष्ट्र था जिसने नूपुर शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, जिनको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रवक्ता पद से हटाया, उनके पैगंबर साहब को दिए गए बयान के बाद कतर ने न सिर्फ स्पष्ट विरोध दर्ज किया था बल्कि भारत सरकार से ये मांग की थी कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता के अवांछित बयान के लिए उनसे माफी मांगे। कुल लगभग 12 राष्ट्रों ने उस वक्त नूपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति दर्ज की थी, विरोध जताया था, मुखालफत की थी, लेकिन कतर उसमें अग्रणी था। कतर बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं है, बहुत छोटा राष्ट्र है, लेकिन उसके पास पेट्रोल से कमाई हुई अथाह दौलत है और वो शरिया कानून यानी इस्लामी कानून से संचालित होता है। ऐसे मौके पर जब फलस्तीन और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है और मध्य पूर्व को लेकर वहां कहीं बड़ी जंग ना हो जाए, उसको लेकर सारी दुनिया चिंतित है। कतर का ये फैसला यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है और डर है कि कहीं इससे भारत के विभिन्न राष्ट्रों से संबंधों में खटास ना आ जाए। जी बिल्कुल सुधीर जी, लेकिन आने वाले समय में हम क्या समझते हैं, भारत आखिर कौन सी पहल करेगा, कौन सी कूटनीति के साथ हमारी जो ये नौसैनिक हैं इन्हें बचाया जा सकता है? जाहिर है कि इन्हें बचाया जाना चाहिए और उनको सदाशयता दिखानी होगी और एक उम्मीद रखनी होगी कि भारतीय राजनय की बदौलत, भारत के संपर्कों की बदौलत और हमारी विदेश नीति जो बहुत सुविचारित है और गुटनिरपेक्ष तटस्थता की नीति, उसकी बदौलत अंततः इन नाविकों की प्राण रक्षा होगी। लेकिन मृत्युदंड के बाद कतर के कानून के मुताबिक अगर वो उसका पालन करता है तो इन नाविकों या इन भूतपूर्व नौसैनिकों को सजा दी जाएगी, सजाए मौत। 2 ही तरीके हैं जिनसे उनका बचाव हो सकता है। एक तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत कतर को बाध्य करे कि वो इस
फैसले को रद्द करे। दूसरा, कतर में 2 वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब बंदियों को या उनके मृत्युदंड को या जिनों को माफ किया जा सकता है उनके गुनाहों के लिए। एक तो रमजान में वहां का शासक जी किसी भी दोषियों को, अपराधियों को, गुनाहगारों को माफ कर सकता है। लेकिन रमजान गुजर चुका है। अब 18 दिसंबर को कतर का राष्ट्रीय दिवस होता है। कतर के राष्ट्रीय दिवस 18 दिसंबर को, जैसे कि हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, उसी तरह 18 दिसंबर को वहां के शासक जिनका नाम शेख तमीम बिन हमद अल धानी है, चाहें तो भारतीय नौसैनिकों, पूर्व नौसैनिकों की सजा को रद्द और माफ कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि सारे खेल में, इस सारे घटनाक्रम में कतर कहीं ना कहीं हमास के साथ खड़ा हुआ है और वो इजराइल के विरोध में है। उसने कहा भी है वहां, यानी इतना आसान नहीं होगा सर कतर को मनाना। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं सर। हमारे साथ ए रहमानी जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, अबू धाबी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रहमानी जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है। 2022 का ये मामला है, अगस्त में उनके खिलाफ ये पूरा प्रकरण हुआ था। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या तब से अब तक अपील नहीं की गई या फिर उन्हें कोई वकील भी नहीं दिया गया? देखिए, कतर के कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया गया जी, लेकिन उसमें एक बहुत ही अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि उनके चार्जेस, उन पर जो इल्जाम लगाए गए, जो चार्जशीट लगाई गई, फर्द जुर्म जिसको कहा जाता है, वो बताया नहीं गया, वो पब्लिक नहीं किया गया। यानी अब जब उनको सजाए मौत सुनाई गई है तो सिर्फ ये फैसला और ये ऐलान सामने आया है कि इन लोगों को हमने सजाए मौत सुना दी है अदालत ने, लेकिन किस जुर्म के लिए सुनाई है, उनके खिलाफ चार्जेस क्या थे, ये नहीं बताया जा रहा। कुछ पत्रकारों ने अंदाजे लगाए हैं और कुछ ऐसी अफवाहें भी सामने आई हैं कि उन पर जासूसी करने का इल्जाम था कतर के खिलाफ, और वो जासूसी करने वाला जो जुर्म है वो तो दुनिया के हर मुल्क में बहुत संगीन जुर्म समझा जाता है। लेकिन कहीं भी ये नहीं होता कि किसी शख्स को जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो उसे यही ना बताया जाए कि तुम्हारे ऊपर चार्ज जो था वो क्या है जी। एक तो ये है। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये सामने नहीं आ सका। अगर वहाँ मार्शल लॉ के तहत भी कार्रवाई हुई है, यानी फौजी अदालत में भी वो चला है मुकदमा, तो उसके भी अपने रूल्स होते हैं और हैं, और वो रूल्स ये हैं कि खुद गवर्नमेंट की तरफ से उनको बचाव का वकील दिया जाए और दिया जाता है, और उनका जो भी बयान या बचाव है, अपने डिफेंस में उन्होंने जो कुछ भी कहना है या कहा है वो भी सामने लाया जाता है। अब इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमें फैसले की तफसील का कोई इल्म नहीं है जी। जब तक फैसला सामने ना आ जाए या फैसले की कॉपी कतर की हुकूमत हमारी हुकूमत को ना दे दे, इंडियन गवर्नमेंट को, उस वक्त तक उसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आएंगी, और जब डिटेल सामने नहीं आएंगी तो हम कानूनी या कूटनीतिक तरीके से अपने डिप्लोमेटिक जो कोशिशें की जाती हैं वो भी नाकाम रहेंगी, क्योंकि ये मालूम होना जरूरी है कि फैसला किन बुनियादों पर किस तरह दिया गया, और सबसे बड़ी मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया, मौत की सजा सुना दी गई, तो उसका कारण क्या था, क्या कौन से कारण हैं जो फैसले में उन्होंने जिनका जिक्र किया है। तो जब तक इसका सामने ना आ जाए इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बस ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और ये सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स वाला रेजोल्यूशन है, जो जिन ह्यूमन राइट्स को यूनाइटेड नेशंस अपहोल्ड करती है दुनिया भर में और उनको लागू करती है, उसका भी उल्लंघन है। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है इस तरह की सजाए मौत का सुनाया जाना। ऐसा तो सऊदी अरब में भी मैंने कोई केस नहीं देखा, वहां पर भी बचाव का वकील भी मिलता है, और ये बताया जाता है कि तुम पर इल्जाम क्या है, और चाहे जैसा सही, लेकिन एक मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाता है,
लेकिन अब चूंकि इनके बारे में कहा यह गया है, सुना यह गया है, हमने कहा ये ऑफिशियली इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती, वेरिफिकेशन अभी नहीं हो सका है कि सचमुच इन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। क्योंकि अगर जासूसी का आरोप लगाया गया था तो वो मुकदमा तो हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी इन कैमरा चलता है, यानी बंद कमरे में चलता है मुकदमा, कुछ भी क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल। सुधीर जी, आप क्या मानते हैं कि सऊदी अरब या यूएई जैसे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो मध्यस्थता कर सकती हैं? क्या उनकी मदद ली जा सकती है? हमारे विद्वान मुफ्ती साहब ने कहा है, एक तो जिन पे मुकदमा चला उनको अभियोग पत्र नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो न्याय के ये मान्य सिद्धांतों का उल्लंघन है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मानवीय दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएनओ का जो चार्टर है विभिन्न चीजों को लेकर, मुझे लगता है उस चार्टर के मुताबिक किसी दूसरे देश के नौसैनिकों, पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी का अगर आरोप लगाया गया है, उसके आधार पर उनको मृत्युदंड देना एक बहुत गंभीर घटना है। तो विश्व जनमत, यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय हेग में जो न्यायालय है, ये अनेक रास्ते अभी खुले हुए हैं और मुझे लगता है कि भारतीय राजनय, भारतीय कूटनीति की एक परीक्षा की घड़ी है, जिस पर अपने संपर्कों के आधार पर, मानवीय आधार पर और तथ्यों के आधार पर भारत सरकार को अपनी बात विश्व जनमत के समक्ष ले जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अंततः फैसला भारत के पक्ष में होगा, भारतीय नौसैनिकों के पक्ष में होगा और इन पूर्व नौसैनिकों के प्राणों की रक्षा होगी। हालांकि बात बहुत गंभीर है, ये मेरा ख्याल है पहला, इसके पहले याद कीजिए कुछ बरस पहले एक इतालवी नौसैनिक पकड़े गए थे और उसने बड़ा तूल पकड़ा था, लेकिन वो मामला भी अंततः मृत्युदंड तक या किसी को सजा या फांसी तक नहीं गया। और लेकिन ऐसे वक्त पर जबकि हमास और इजराइल में खुली जंग छिड़ी हुई है, इस तरह का फैसला आना, और कतर बहुत नाराज है इस वक्त इजराइल से, उसने कहा भी है वहाँ के शासक ने, बहुत हो गया इजराइल को, अब लोगों को मारने का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसे ही वक्त पर फैसला आना और भारत को इजराइल के साथ खड़ा कर देना, अगर कोई देश इस तरह की हिमाकत करता है तो मुझे लगता है कि भारत की तटस्थता और कूटनिरपेक्ष नीति के लिए वो एक सबक है और उसको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। जी रहमानी जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या इस मामले को चैलेंज कर सकती है भारत सरकार? नहीं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में जो बात आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। आपने सिर्फ फोरम का नाम गलत लिया है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में है, दी हेग जिसको कहते हैं नेदरलैंड्स में, वो एक अलग किस्म की कोर्ट है। लेकिन ह्यूमन राइट्स की कोर्ट भी है जो फ्रांस में है जी। और ह्यूमन राइट्स की कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल खुलकर बताता हूँ। अभी जो इटली के वाकये का जिक्र किया सुधीर जी ने, तो वो और इसमें जो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वो ऐसे है कि इटली एक ऐसा कंट्री है जो ह्यूमन राइट्स वगैरह और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और ह्यूमन राइट्स को फॉलो करता है, मानता है, उसकी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं, कुछ उनमें सऊदी अरब भी शामिल है, उनमें ये यूएई के भी स्टेट शामिल है, कतर भी शामिल है, ये लोग चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की कुछ ज्यादा परवाह करते नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो कवानीन हैं वो रिलीजन बेस्ड हैं। वो तमाम, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं और इंडोनेशिया, मराकश, यहाँ पर जो कानून हैं वो सारे के सारे रिलीजन पर बेस्ड हैं। इस्लामी कानून वो कहते हैं कि ये है, और इस्लामी कानून में हम किसी को हस्तक्षेप करने नहीं देंगे, और वो इस्लामी कानून जो है वो चार्टर ह्यूमन राइट्स से ऊपर है, इनका ये मानना है। लेकिन फिर भी अगर डिप्लोमेटिक, अच्छा, दूसरी चीज देखिए, अभी सुधीर जी ने भी इसका जिक्र किया, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऐसे मौके पर ये हुआ है जब ये इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रही है। और यही नहीं, बल्कि एक तरफ तो इजराइल ने हमारे प्रधानमंत्री से ये डिमांड की है कि भाई आप हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें। बिल्कुल, जो कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जरा मुश्किल सा काम लगता है। अगर नहीं किया तो इजराइल से ताल्लुकात खराब, और अमेरिका जिस तरह इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और दूसरे ये यूरोपीय देश जो हैं, इन सबको देखते हुए एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक सिचुएशन ये इस वक्त बन गई है इंडिया के लिए।
लेकिन अब अगर हम सिर्फ इन नेवी मैन अपने नेवी मैन की बात करें तो इनको सजाए मौत से बचाने के लिए बहुत ऊंचे लेवल पर डिप्लोमेटिक एफर्ट ही करनी पड़ेंगी। इसमें कोई कानूनी या ज्यादा से ज्यादा अगर कानून का सहारा लेना हो तो जो ह्यूमन राइट्स की कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है फ्रांस में, वहां इस मामले को उठाया जा सकता है। उठाने को तो यूनाइटेड नेशन में भी उठाया जा सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है वो किसी कंट्री के इंटरनल मामला में, ये इंटरनल मामला कहेंगे वो इसको, भाई हमारे देश के कानून का उल्लंघन हुआ है, हमारा अंदरूनी मामला है, तो वो वहाँ जरा सिचुएशन जो है वो दूसरी हो जाती है, वो नहीं बोलते हैं इंटरनल मैटर्स में। कुछ कई रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस के इस पॉइंट पर कि किसी देश के जो अंदर के मामला हैं उनमें हम नहीं बोलेंगे अनलेस एंड अनटिल वो ह्यूमन राइट्स का मामला हो। तो ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो उनका एक ऑफिस ऑफ क्राइम है, एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की जिसका ताल्लुक ड्रग्स और टेररिज्म और उससे दूसरे क्राइम से है, वहाँ उनका जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि अगर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किसी ऐसी फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल ड्रग पेडलर, ड्रग ट्रैफिकर, ह्यूमन ट्रैफिकर, ये सब जो इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं उन मामला में वो नहीं बोलता यूनाइटेड नेशन, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अगर किसी कंट्री के अंदर इस तरह का क्राइम होता है तो इनका स्टैंड ये होगा कि हमारे हमारे कानून का उल्लंघन हुआ है, यहाँ हमारे खिलाफ जासूसी कर रहे थे, तो हमारा वो मामला है। हालांकि उन्होंने खुलकर ऑफिशियली नहीं कहा है, जासूसी वाली बात नहीं कही है, कि अभी तक पत्रकारों द्वारा बाहर आई है बात, लेकिन वहाँ यूनाइटेड नेशन मैं नहीं समझता कुछ कर सकेगी। तो ये तो सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत ही स्ट्रांगली इसको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ऊंचे लेवल पर, और किसी न किसी तरह ऐसा दबाव बनाना पड़ेगा कतर पे, किसी भी क्वार्टर से, कि वो वहाँ जो अमीर होता है, जो रूलर है कतर का, उसके पास पावर्स होती हैं माफ करने की, ग्रैंड की, मर्सी पिटिशन, इनके घर वालों ने मर्सी पिटिशन ऑलरेडी दे दी है अमीर को। तो मर्सी पिटिशन के सिलसिले में डिप्लोमेटिक प्रेशर अगर लाया जाए अमीर के ऊपर तो इसकी कुछ जान बख्शी का पॉसिबिलिटी सामने आएगी। जी बिल्कुल। सुधीर जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 25% जो हिस्सा है वो भारतीयों का कतर में है, यानी 25% भारतीय हैं जो कि कतर में इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे में किस तरह से भारत को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे या काफी सोच समझकर इस कूटनीति के तहत इस मामले में आगे बढ़ना होगा? क्योंकि अगर कोई भी एक गलत फैसला, क्योंकि लगातार हम ये भी खबरें देख रहे हैं कि भारत को ये भी कहा जा रहा है कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए कतर को, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, ये ऐसा नाजुक मामला है कि जिसमें मुंहतोड़ जवाब देने जैसी भाषा की कोई जरूरत नहीं है जी। यहाँ ठंडे दिमाग से कूटनीति के स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। आपने कहा कि 25% भारतीय कतर में है, तो जाहिर है कतर के लिए भारतीय श्रमिक या भारतीय मेधा या भारतीय प्रतिभा जो है बहुत मायने रखती है, और इतने बड़ी संख्या में इतने भारतीयों के हितों की या उनकी भावनाओं की अवहेलना कतर नहीं करना चाहेगा। और मैंने पहले ही कहा कि एक तो कूटनीतिक प्रयास जितने ज्यादा गंभीरता से व्यापक स्तर पे किए जाएंगे और विश्व जनमत के सामने घटनाएं लाई जाएंगी, उतना भारत को लाभ होगा। भारत ने पहले दिन इजरायल के पक्ष में बयान दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल के साथ हैं। उसके 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद भारत को दूसरा बयान देना पड़ा कि हम फिलिस्तीन की सार्वभौम सत्ता का सम्मान करते हैं। तो जाहिर है कि भारत को हड़बड़ी में कोई भी कदम उठाने से बेशतर यह देखना होगा कि उसके किस कदम का विश्व में और उसकी प्रतिष्ठा पर, उसकी नीतियों पर क्या असर पड़ सकता है। मैंने पहले ही कहा कि माफी का अधिकार वहाँ के सुल्तान को है, और 18 दिसंबर को उनका राष्ट्रीय दिवस हो सकता है। वहाँ के शासक चाहें तो इस अपराध के लिए, जो कथित अपराध है, जिसको कथित अपराध कहेंगे क्योंकि उसका विस्तृत ब्यौरा हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, उसके लिए वो माफी दे सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारी विदेश नीति के लिए ये कसौटी और ये परीक्षा की घड़ी है, एक सबक है, जिसके तहत किसी तरह का तुर्ष या उग्र बयान देने के बजाय हमें उसके वैकल्पिक उपायों पर विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी न सिर्फ इन नाविकों, पूर्व नाविकों की प्राण रक्षा हो सकेगी, बल्कि भारतीय विदेश नीति कहीं ना कहीं ये साबित कर सकेगी कि उसकी सुविचारित तटस्थता और निर्गुण गुटनिरपेक्षता की वो नीति सही है, युक्त है और वही प्रासंगिक है।
जी सुधीर जी, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि जिस तरह से भारत को कल की ही खबर है, इजराइल के राजदूत कहते हैं कि वो हमास को लेकर एक फैसला लें, हमास को आतंकी संगठन घोषणा करें। लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं पीएम मोदी, हालांकि वो काफी सोच समझकर वो फैसला ले रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो एक तरह से ये कतर पर भी एक बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि कतर पूरी तरह से हमास को सपोर्ट करता है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बहुत परीक्षा की घड़ी है। हर बड़ी में तैश में कोई तुर्श बयान देने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन इजरायल के पक्ष में बयान देते हैं, दूसरे दिन हमास के पक्ष में बयान देते हैं, तीसरे दिन इजरायल के पक्ष में बयान देते हैं या किसी का खंडन करते हैं। इसके बजाय हमें ये देखना होगा कि हम क्या नीति अपनाकर उस रास्ते पर चल सकते हैं जो शांति के हित में है, भारतीय छवि के हित में है और भारतीयों के हित में है। हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग इजरायल ने की है और अन्य देशों से भी भारत पर दबाव है। भारत ने फलस्तीन की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार करने की बात की है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने की बात की है। तो जाहिर है कि तीन अलग अलग तरह के दबाव भारत सरकार पर काम कर रहे हैं। उसको इसके बीच से वो रास्ता बनाना है जो न सिर्फ तात्कालिक बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी के लिहाज से भी उपयुक्त हो। भारतीयों की प्राण रक्षा भी जरूरी है, भारत की विदेश नीति की प्रतिष्ठा भी जरूरी है और उस लकीर की, उस लीक की लाज रखना भी जरूरी है जो हमने स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू के काल में तटस्थता की नीति अपनाई थी। हम आतंकवाद के भी खिलाफ हैं, लेकिन फलस्तीनियों की सार्वभौम सत्ता के भी पक्ष में है। हमको आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ओर से हो। हमको मानवीय संदर्भों में बेगुनाहों की हत्या की भी भर्त्सना करनी चाहिए, चाहे वो इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। लेकिन बिना किसी विचार के अचानक तैश में आकर तुच्छ बयान देना किसी भी दृष्टि से भारत के या भारतीय राजनीति के हित में नहीं होगा। जी रहमानी जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर अरब देशों का साथ मिलता है भारत को, तो क्या ये जो जंग है वो आसान हो जाएगी? जो दुविधा है क्या वो किसी तरह से मिट सकती है? और जैसा कि आपने बताया कि इसमें ह्यूमन राइट्स का केस ज्यादा बनता है, वो ज्यादा सटीक बैठेगा। अगर अरब देशों का साथ भारत को मिल जाए तो क्या ये जो लड़ाई चल रही है हमारे पूर्व नौसैनिकों को रिहा करवाने की, क्या इसमें सफलता मिल पाएगी? इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर ओआईसी, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी जिसको कहा जाता है, उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और ओआईसी कतर पर बहुत अच्छा दबाव डाल सकती है डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर कोशिश शुरू की जाए। लेकिन ये सुधीर जी जो बात कह रहे हैं, मैं इनसे पूरी तरह सहमत भी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। इन्होंने बड़ी अच्छी, बड़ी बैलेंस, बड़ी साफ सुथरी बात कही है। क्योंकि देखिए दुनिया दो गुटों में बटी हुई है मेनली इस वक्त। एक वो लोग हैं जो फिलिस्तीन को हमास से अलग करके नहीं देखते और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो फिलिस्तीन को के राइट को तो तस्लीम करते मानते हैं, लेकिन जो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और यही कहलवाना भी चाहते हैं, जो जिसमें अमेरिका शामिल है, जो इजराइल के साथ जितने भी ममालिक हैं, कंट्रीज हैं। तो ये एक बुनियादी मसला यहाँ पर, अगर हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात भी करते हैं ना, तो मैं आपको फिर याद दिला दूं, तो इसमें बुनियादी मसला यह है कि हमें उस मुकदमे की डिटेल और फैसला मालूम होना चाहिए सबसे पहले। तो कैसा मुकदमा था, फैक्ट क्या थे, किस तरह वो मुकदमा चलाया गया और किस तरह वो उस फैसले पर पहुंचे, क्या एविडेंस पेश किया गया। जब तक हमारे डिप्लोमेट के सामने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सारी डिटेल्स नहीं आ जाएंगी, उस वक्त तक कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहली एफर्ट भी होनी चाहिए। और जहाँ तक बात आपने जो कही है उसका जवाब मैं दे दूं कि इस पूरे मसले का, इस पूरी प्रॉब्लम का जो हल निकलेगा वो निकलेगा टू पीसी से, डिप्लोमेटिक एफर्ट से निकलेगा और दूसरा कोई तरीका है नहीं। हम उस पर टाइम गेन करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जा सकते हैं, उससे टाइम कम से कम मिल जाएगा और साथ साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रखी जाए, ओआईसी को अपने साथ लिया जाए, क्योंकि ओआईसी में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, मुस्लिम कंट्रीज, जो डेथ सेंटेंस के खिलाफ भी हैं और जो ह्यूमन राइट्स के अपहोल्डर्स भी हैं। तो अगर ओआईसी का इसमें साथ मिल जाता है किसी भी तरह, तो मैं समझता हूँ कि वो डिप्लोमेटिक एफर्ट हमारी कामयाब हो जाएंगी। और क्योंकि देखिए इंडिया कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा, इंडिया एक सुपर पावर है और उसकी सुपर पावर को रिस्पेक्ट देती है सारी दुनिया देती है और ये लोग भी देते हैं, ओआईसी भी देती है।
तो इसलिए OIC को साथ देकर और इसकी सारी डिटेल्स मालूम करके और फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर एफर्ट शुरू की जाए तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी मिल सकती है। जी बिल्कुल। और सुधीर जी, इस मामले के बाद क्या लगता है कि कतर और भारत के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, खटास पड़ सकती है? देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं फलस्तीन के संदर्भ में यासर अराफात का जिक्र करना चाहूंगा, जिनमें युद्ध और कूटनीति का अद्भुत समन्वय था। उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ, जियोनिज्म के खिलाफ हथियार उठाए थे, लेकिन अंततः उन्होंने कूटनीतिक रास्ते से स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। बाद में दुर्भाग्य से वहां पर हमास उभर आया। तो चाहे हमास हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे ISIS हो, चाहे बोको हराम हो, ये कहीं से भी इस्लाम या किसी भी इस्लामी राष्ट्र या मानवता के हित में नहीं है। हमें 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल में हमले का विरोध करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बेगुनाहों को मारा, 200 लोगों को बंधक बनाया, वो निंदनीय है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। उसी तरह से इजराइल का हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ना तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन अस्पतालों पे, बस्तियों पर, बच्चों पर, औरतों पर, स्कूल कॉलेजों पर, शरणार्थी शिविरों पर हमला करना मानवीय दृष्टि से गलत ही कहा जाएगा। तो भारत के लिए ये बहुत संकट की ऐसी घड़ी है जिसमें उसको सूझबूझ से काम लेना चाहिए, राजनय का सहारा लेना चाहिए, विश्व जनमत के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि भारत की नीति या भारतीय लोगों का ये कहीं भी प्रयास नहीं रहा है कि वो जासूसी या जहां वो रहते हैं वहां के खिलाफ किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई करें जो उस राष्ट्र के हितों के खिलाफ हो। मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति इस संकट से पार पाएगी और अंततः बिल्कुल निर्गुट नीति के तहत हम राजनय के जरिए अपना वो मकाम हासिल कर सकेंगे जिसकी हमें जरूरत है। बिल्कुल। तो यानी कि कूटनीति के तहत बहुत ही संभल कर भारत सरकार को निर्णय लेना होगा कि किस तरह से इस मामले में आगे कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।